हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। और हम कर रहे हैं सीटेट 2026 के सीरीज, जहां पे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। ध्यान रखिएगा बच्चों, इससे 5 क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और वो 5 क्वेश्चन आपके और वो पूरे नंबर भी आपके। ऑल राइट, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीटेट 2026 में जाइए, जहां पर आपको सारे टॉपिक के लेक्चर्स बिल्कुल एकदम तरीके से मिलेंगे। जाइए, देखिए और अपनी तैयारी मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंक्लूजन मीन्स होती है, सिंपल सी बात है, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी, इंक्लूजन, ये सारी चीजें, ये सारे जो वर्ड्स है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे यूज किए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन में इस तरीके के वर्ड्स यूज किए हुए हैं तो आपका प्रोबेबल आंसर वैसा ही होगा और वही होना भी चाहिए। ठीक है। नाउ कमिंग टू कि हम इंक्लूजन को समझें, उससे पहले हमें सेग्रीगेशन को समझना बहुत जरूरी है। सेग्रीगेशन कहने का मतलब क्या है? सेग्रीगेशन है पृथक्करण, अलग करना। डिवाइडेड इन फैसिलिटीज और एडमिनिस्टर्ड सेपरेटली फॉर द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी और रेसेस ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे कि अलग अलग तरीके से हमने दे रखा है। यहाँ पे ए मार्क करती हूँ, यहाँ पे बी मार्क करती हूँ। तुम्हें ये दोनों क्लासरूम में अंतर समझ में आएगा कि कैसे एक जगह अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है और दूसरी जगह भर भर के अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ तक कि वॉल पे भी बहुत सारी चीजों को माउंट किया हुआ है, वॉल पे भी रखा हुआ है। और बच्चे हर तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे तो बेसिक चीज, दैट इज अ टीचर, वो टीचर भी हमें नहीं नजर आ रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है। ठीक है। तो ये क्या है? एकदम स्टार्क डिवीजन है कि एक तरफ दूसरे तरीके के बच्चे हैं, एक तरफ दूसरे तरीके के बच्चे हैं, और कॉब वेब लगा हुआ है, सो अलग। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ यहाँ पे हैं, जिसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं, पृथक्करण। अब पृथक्करण के बाद आया हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जो 1986 में रिकमेंड किया गया, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एजुकेशन फॉर ऑल की बात हुई, ताकि सभी लोग सक्सेसफुली एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। इंटीग्रेशन सिग्निफाई किया एक ऐसा प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन जहाँ पे डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ मिलके सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ सके, सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएं, पढ़ें और अपनी तैयारी करते रहें। जिससे कि इनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की गई, कि वो भी मेन स्ट्रीम का पार्ट बनेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की गई। और एक डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जितने भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ही। तो इससे हुआ क्या कि कई सारी चीजें रही कि राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए कि हाँ, डिसेबल्ड लोगों के भी राइट्स हैं। बट उनको रियलाइज नहीं किया गया कि हम उसको अच्छा करने के लिए और क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें रियलाइज नहीं की गई हैं। ठीक है। फिर बात आती है कि टीचर का इफेक्टिवनेस एकदम रहा अनचेंज्ड, बिल्कुल भी अनचेंज्ड रहा। एज इन कि हमें पता ही, मतलब टीचर्स को भी नहीं मालूम था भाई कि कैसे इन बच्चों को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। ये कोई भी चीज बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता थी। ठीक हो गई बात यहां तक? ठीक है। देन वी हैव दिस सेल्फ स्टीम रिमेन अनचेंज, क्योंकि बच्चे को हम नॉर्मल बच्चों के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो उनका सेल्फ स्टीम क्या रहा? अनचेंज रहा। बच्चों को सिर्फ नॉर्मल के पास लेके आया गया, लेकिन नॉर्मल जैसा कुछ किया नहीं गया, जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड एजुकेशन बहुत ही बड़ा फेलियर रहा। देन कम्स मास्टर ऑफ एवरीथिंग, दैट इज समावेशन, इंक्लूजन। इंक्लूजन इज क्वाइट ऑपोजिट टू सेग्रीगेशन, जहां पे कि हर बच्चा इंक्लूड करने की कोशिश की गई, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई। और हर बच्चे के हिसाब से एजुकेशनल प्रोग्राम को बनाने की, समझाने की कोशिश की गई, जहाँ पे कि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के साथ रहें, अटेंड क्लास करें और नॉर्मल बच्चों के साथ ही ये सारी चीज़ें करें, ताकि उनको समझ आए कि क्या नॉर्मल चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको क्लियरली समझ में आए। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे एक स्कूल की इमेज बनी हुई है, वेयर एवरी टाइप ऑफ चाइल्ड इज वेलकम्ड बाय स्कूल। हम किसी को किसी के डिसेबिलिटी के आधार पर स्कूल से निकाल बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। दिस इज व्हाट इंक्लूजन इज। इसी को हम इंक्लूजन कहते हैं, कि हर बच्चा, हर तरीके का बच्चा यूनिक है, खास है। तो हमें उसको उसी अनुसार ट्रीट करना चाहिए। ठीक हो गई बात ये इंक्लूजन के बारे में। अगर ये इमेज आपको समझ में आ रही है, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि आपको इंक्लूजन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो बच्चों, इंक्लूजन ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहली चीज तो ये कि देर इज एक्सक्लूजन। कुछ तो थे ऐसे कि ये मेन स्ट्रीम है, ये है, बाकी ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हमने ये देखा। फिर सेग्रीगेशन, जहाँ पे हमें ये तो समझ आया कि हाँ, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका एक सर्कल बना दिया, एक अपना सर्कल है हमारा, हम उसमें ही
खुश हैं। इंटीग्रेशन में क्या किया कि हम इनको अपनी तरफ ले तो आए, लेकिन इनको कहीं पे भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। एज इन कहने का मतलब है कि हमने टेबल पे बिठा तो लिया, लेकिन खाने के लिए प्लेट लगाई ही नहीं, कि हम बस ये कह सके कि हाँ जी हमने तो बिठा लिया ना, हमारे साथ ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन वो प्लेट ही नहीं है जब, तो खाना कैसे खाएंगे? टेबल पे रख के, जमीन पे रख के खाएंगे? नहीं ना। तो वो इंटीग्रेशन है। एंड देन देयर इज ए इंक्लूजन, जहाँ पे कि कंप्लीट इंक्लूजन के बारे में बात हुई कि आप हमारे सिर्फ टेबल पे आए नहीं, आपका स्वागत भी है, साथ में आप खाएं भी और आप सजेशन भी दें कि क्या चीजें और की जा सकती हैं बेहतर बनाने के लिए इस टेबल को, इस डाइनिंग को, या सारी चीजों को। तो यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? कि इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनको रियलाइज भी किया गया कि उनके भी मत इंपॉर्टेंट है, उनका भी वोट, उनका भी से इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी हमारे ही सोसाइटी का पार्ट है। तो एजुकेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग अगर हम बात करें, तो एक तो हमारा रेगुलर स्कूल है या फिर रेगुलर एजुकेशन हो गया, स्कूल एजुकेशन भी नहीं, स्कूल बोलो इसको, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो एक तो हमारा रेगुलर स्कूल है, फिर स्पेशल स्कूल है जहाँ पे कि बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग फैकल्टीज होते हैं, टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं। देन वी हैव इंटीग्रेटेड रेगुलर स्पेशल रेगुलर एजुकेशन, जो मर्ज किया जाता है बाकी सारी चीज़ों के साथ, उसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एंड देन वी हैव इंक्लूसिव यानी इंक्लूजन, जहाँ पे कि रेगुलर स्कूल ही एकोमोडेट कर रहा है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को, और उनको सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, उनको सिर्फ इंक्लूड नहीं फील करा रहा है, रादर उनको सपोर्ट भी कर रहा है कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन है वो है क्या एग्जैक्टली तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, एजुकेशन फॉर ऑल को करता है, क्योंकि हमारे मेंटल स्टेट में चेंज होना, एटीट्यूड में चेंज होना और एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा करके हम चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि सेग्रीगेशन इज अल्टीमेटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव लॉ ऑफ नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। एक ऐसे अप्रोच के बारे में बात की गई जहां पे हम एजुकेशन फॉर ऑल बात करें, क्योंकि बच्चे ही हैं जो कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के एक स्टेक होल्डर होते हैं, उनका टोटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It expects that all learners together through access to common educational provisions. सारे बच्चों को अगर हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि असेसमेंट का हमने एक स्टैंडर्डाइज तरीका बना दिया वैसे ही होगा, नहीं। रादर हमने क्या करा कि ये देखने की कोशिश करी कि हर बच्चा हर तरीके से सीखे, तो असेसमेंट के भी मल्टीपल डायमेंशंस हमने बना दिए। पेरेंट्स, टीचर, कम्युनिटी का कॉपरेशन मांगा और कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स, टीचर और कम्युनिटी तीनों का एक साथ आना, एक साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक नए चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, आईईपी, कि हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई करके चीज़ों को समझाना, बताना, उसको हम कहते हैं आईईपी। वन टू वन इंटरैक्टिव बैचेस में भी आपने देखा होगा कि हर फैकल्टी ये कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे को जैसे समझ में आता है उसको उसी तरीके से ब्रेक डाउन करके बताया जाए। तो अब ये जो बच्चे हैं दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो ये हमारे स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं, दूसरा नॉर्मल, जिसका आईक्यू हमें 90 टू 100 के अराउंड मिलेगा। वहीं स्पेशल चाइल्ड में जो होगा वो हमारा 140 प्लस भी आईक्यू मिलेगा और 70 से नीचे भी आईक्यू हमें मिलेगा। तो अगर हम कुछ नाम देना चाहें तो स्पेशल चाइल्ड में 140 प्लस आईक्यू को हम इंटेलेक्चुअली ब्राइट बोलते हैं, और वहीं 140 से उसमें इंटेलेक्चुअली ब्राइट और क्रिएटिव चाइल्ड और साथ में इंटेलेक्चुअली डल, गधा घोड़ा ये सब नहीं बोलते, रादर हम ये बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअली डल बच्चा है, कमजोर बच्चा भी नहीं बोलते हैं हम। दिस इज नॉट राइट वे टू टॉक टू एनी स्टूडेंट, राइट? तो ये हमारा हो गया कि इन सबके नाम क्या है। अब देखो जी, हम पहचानेंगे कैसे, या फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जो हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है बच्चों में, जहाँ पे हमने की बात करी लर्निंग डिसेबिलिटी की, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया, इन सारी चीज़ों के बारे में, डिसलेक्सिया के बारे में बात करी, वो हो सकता है। देन सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकता है, जहाँ पे हमने बात करी फियर के बारे में, फोबियाज के बारे में बात करी थी, और ओसीडी के बारे में बात करी थी। तो ये कुछ ऐसे ही डिसऑर्डर्स थे जहाँ पे हमारा सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर आता है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बारे में बात थी, जहाँ पे हमने ये देखा था कि कैसे डिसलेक्सिया वाला चाइल्ड जो है उसको बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लिखने समझने में भी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब देखो टीचर्स क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसको कि स्पीच और लैंग्वेज इंपेयरमेंट है, तो उनको ओरल असाइनमेंट, ग्रुप एक्टिविटीज, रीडिंग एक्टिविटीज करवा सकते हो, जिससे कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो पाए। और बच्चों को क्या चैलेंज है उसके लिए, तो सबसे पहले बुलिंग है, विक्टिम हो सकता है बुलिंग का, जिसकी वजह से उसका पार्टिसिपेशन कम हो जाए। तो अब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों की
पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहे हो। देन वी हैव विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट, जहाँ पे बच्चों को दिखना और सुनाई देना कम होता है, तो उन बच्चों के लिए हम क्या और कैसे कर सकते हैं। तो अगर बच्चे को दिखना कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस बच्चे को ये नहीं बोल सकते हैं कि देख करके होमवर्क करके लेके आना, रादर हम उसको कुछ ऐसा टास्क देंगे जो वो कर भी पाए और चीज़ों को समझ भी पाए। तो ये वाली बात हो गई हमारे इम्पेयरमेंट्स को लेकर के। देन वी हैव प्रॉब्लम और ऑर्थोपेडिक डिजेबिलिटीज, जहाँ पे हाथ पैर या किसी भी तरीके का इस तरीके का डिजेबिलिटीज है, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, तो उन बच्चों के बारे में बात हो रही है। अब उन बच्चों में, ये जितने भी बच्चे हैं ना हमारे, इन सभी बच्चों में एक चीज की भारी मात्रा में कमी हो जाती है और वो है सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये चीज उनका बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि हर कोई उनको अलग तरीके से देख रहा होता है, अलग तरीके से समझ रहा होता है। तो ये जो सेल्फ स्टीम खुद को, ये जो या सोशल कॉम्पिटेंस है, उनको लगता है कि हम सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये सारी चीजें उनके अंदर धीरे 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 बढ़ते चली जाती है और वो बच्चा और ज्यादा सोसाइटी से दूर भागने लगता है। अब देखो, रंजौली ने हमें 3 रिंग ऑफ गिफ्टेडनेस दिया। इधर तो हमने बात करी कि 70 माइनस अगर वाले बच्चे हैं तो वो कौन कौन से कैटेगरी में हो सकते हैं। तो अब जो ये 140 प्लस वाले बच्चे हैं, उसमें 3 रिंग ऑफ गिफ्टेडनेस के बारे में बात हुई, जिसमें कि रंजौली का 3 रिंग मॉडल है। 140 प्लस आईक्यू है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें कि एक बच्चा जो होगा वो एवव एवरेज रहेगा, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। अब ये ध्यान रखना पॉइंट कि क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। कोई बच्चा अगर क्रिएटिव है, इसका मतलब वो डाइवर्जेंट थिंकर होगा। और साथ में टास्क कमिटमेंट, बच्चा अपने टास्क के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक रहेगा, वो बहुत ज्यादा कमिटेड रहेगा। अगर उसको एक बार कह दिया गया है कि ये काम करना है, मतलब वो करना है। ठीक है, तो अगर हम 3 रिंग मॉडल के बारे में बात करेंगे तो उसमें एवव एवरेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी और टास्क कमिटमेंट, और यही 3 जहां ओवरलैप कर रहा है, इसी को हम गिफ्टेडनेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा बच्चा जो है वो गिफ्टेड है। एक तो पहले अनयूजुअल अलर्टनेस होगी, बच्चा बहुत ही सतर्क रहेगा, तेजी से सीखेगा, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, वॉकेबलरी बहुत अच्छी होगी, इमेजिनेशन बहुत तगड़ा होगा, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी। कई बार ऐसा होगा कि वो हो सकता है कि आपको भी फंसा दे, बिल्कुल ऐसा वाला होगा। ठीक है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रोबिंग क्वेश्चन, और साथ के साथ हमें ये भी है कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल इंसाइटफुल थिंकिंग होगी, कंसर्न विद सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज एंड इनजस्टिस। उनको बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से फर्क पड़ेगा कि ये इसी तरीके से क्यों हो रहा है, पॉलिटिकली ये लोग सही नहीं है, मोरली वो करप्ट हैं। तो ये बहुत बच्चे इन तरीके से परेशान भी होते हैं। ठीक है, और साथ में लॉन्गर स्पैन ऑफ अटेंशन, बहुत तेजी से अटेंशन, उसका जो लॉन्गर स्पैन है अटेंशन का बहुत ज़्यादा रहेगा, कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। मतलब तुरंत से अगर वो कंसंट्रेटेड हो गए तो वो तुरंत ही एकदम काउंटर कर देंगे, बिल्कुल ऐसा वाला। मतलब तुमको उनको कंसंट्रेट कराने के लिए, उनका ध्यान दिलवाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तुरंत से कंसंट्रेट हो जाते हैं। और उतनी ही जल्दी उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी गायब भी हो जाता है। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है ना कि जो बच्चा अगर काम कर रहा है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। बच्चा जो पहले से काम कर रहा है, वो कर चुका है, तो अब उसका ध्यान लगेगा ही नहीं क्लास में, तो जिसकी वज़ह से क्या होगा कि वो अब डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। तो वैसे बच्चों के, ये ऐसे बच्चे होना क्लास में, अपने आप में टीचर के लिए भी सौभाग्य की बात है कि वो भी आपको चैलेंज करते रहते हैं। देन वी हैव क्रिएटिविटी। देखो, क्रिएटिविटी कहने का मतलब है कि जिनका जो इमेजिनेशन है या क्रिटिकल थिंकिंग है, कुछ नया बनाने की, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबली सोचते हैं, उनका सोच जो रहता है वो किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत तेज होती है, और उनका आईक्यू भी रिलेटिवली बहुत हाई होता है, लेटरल थिंकिंग भी होती है। अब डाइवर्जेंट थिंकर और क्रिएटिविटी हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा साथ में आते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम के लिए वो 5 सॉल्यूशन बता सकते हैं, बिल्कुल ऐसे वाले होते हैं ये डाइवर्जेंट थिंकर्स। डाइवर्जेंट मतलब कि डाइवर्ज कर रहा है, एक प्रॉब्लम है उसके 5 अलग 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 इन्होंने सॉल्यूशन सोच करके बता दिया कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। मतलब चारों तरफ ये चौतरफा सोच पाते हैं, भिन्नात्मक रूप से विचार कर पाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी की बात हो गई। अब कुछ हमारे सोसाइटी में सोशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के बच्चे आते हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन के, जो मेंटली थोड़े फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे आपको, सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं, इमोशनली अनबैलेंस्ड होंगे, आईक्यू एवव एवरेज, बिलो एवरेज, या फिर जस्ट इन अराउंड एवरेज हो सकता है, बिल्कुल भी इसी तरीके का होगा। ठीक है, अब देखो ये जो डिसेबिलिटी और इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमने बात करी है, तो इसमें एक आरपीडीडब्ल्यू एक्ट हमें मिलेगा,
राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर आता है, और ये एक रिप्लेसमेंट एक्ट है जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिप्लेस करता है। ये 2017 में 15 जून 2017 को लागू हो गया था। 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, पर 2017 से ये बिल्कुल लागू हो गया था। 21 प्रकार की विकलांगता को यूज किया गया, जिससे कि 110 मिलियन लोगों को, भारत के 110 मिलियन लोगों को बहुत तेजी से फायदा हुआ और एक गेम चेंजर टाइप ऑफ थिंग्स साबित हुआ। जो 1995 के प्रोविजंस थे और 2016 के जो प्रोविजंस थे, वो देखो यहाँ पे 2016 के प्रोविजंस हैं, 2017 से ये लागू हो चुका है। ठीक है, तो अंतर है दोनों बातों में। प्रोविजंस हैं क्या? सबसे पहला, वीडियो पॉज करके तो वैसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ये वाला प्रोविजन है कि एक पाथ ब्रेकिंग फीचर हमने एक्ट किया कि गवर्नमेंट जॉब में पहले 3% आरक्षण था, अब वो 4% बढ़ा दिया गया है। रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। 40% से ज्यादा जिसकी डिसेबिलिटी होगी उसको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोला जाएगा। और किसी प्रकार का वॉयलेशन अगर इनके प्रति किया गया तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और इसकी कोई भी तरीके की क्षमा नहीं होगी। और सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर, जो हमारा पब्लिक प्लेस है या फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, तो वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशन, हॉस्पिटल्स और जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, उन सब जगह को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा, ताकि हर तरीके के लोग ट्रेन हो या फिर बस हो, हर जगह से ट्रैवल कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रहे थे। और ये 21 प्रकार की वो विकलांगता है जो पहले 7 कवर की जाती थी पीडब्ल्यूडी एक्ट में, अब वो 21 प्रकार की कर दी गई, जिसमें कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स आए, बहुत सारे मेंटल इलनेस भी आए, और साथ में एसिड अटैक विक्टिम्स भी, इसमें एसिड अटैक विक्टिम्स भी आए, पार्किंसंस डिसऑर्डर, और इसमें बहुत सारे जो मल्टीपल टाइप के डिजीज, जेनेटिक डिजीजेस भी आए। उन सबको भी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल में एक्ट, मतलब उसमें ऐड किया गया। ऑल राइट, तो ये था हमारा इंक्लूजन के बारे में। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक बच्चे की, टू केटर इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड, बच्चा हमारा बहुत ही डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से क्लास हो, थोड़ा सा ध्यान रहे, तो टीचर को क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट रूल्स, ऑप्शन ही गलत हो गया। यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड वेज, फिर से गलत हो गया। सेग्रीगेट कर दें, अगेन सेग्रीगेशन क्या है, हमने क्या करा, गलत बात है। लेबल गलत चीज है, तो ये भी ऑप्शन आउट हो गया। अपने आप हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। और ऑप्शन ए पढ़ के देखो कि छात्रों के साथ संवाद में शामिल हो और उनके भी दृष्टिकोण को महत्व दें, तो उनके वैल्यूज पर्सपेक्टिव को भी वैल्यू करें, स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग फिक्स करें। सो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रेन फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड, क्लासरूम में वैल्यू जो है बढ़ जाती है, जो लर्निंग है इंक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है? तो देखो सही है, गलत वाला तो ऑप्शन वैसे ही चला गया। अब सही ए और डी में देखते हैं सही कौन सा है। बिकॉज इट मेक्स क्लासरूम मोर हायरार्किकल, ये श्रेणीबद्ध बनाता है कि अपर स्टूडेंट, इलीट क्लास हो गया, नॉन इलीट क्लास हो गया, ये हायरार्किकल बनाता है। या फिर बच्चों को बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलती है एक दूसरे से। ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारे दिमाग में आया ऑप्शन डी, कि बच्चों को एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है, इसी वजह से ये वाले क्लासरूम बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है एक गिफ्टेड लर्नर का? तो गिफ्टेड लर्नर बहुत ही टेम्परामेंटल होंगे, वो अंडर स्टिमुलेट होंगे और बोर होंगे क्लास में अगर एक्टिविटीज चैलेंजिंग नहीं हुई तो। अग्रेसिव होंगे और फ्रस्ट्रेटेड होंगे, गलत है ये बिल्कुल भी। इंगेज होंगे, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक रॉकिंग, हैंड फ्लिपिंग, इन सारी चीजों में वो अपने आप को उलझा के रखेंगे, नहीं, वो चैलेंजिंग काम करना पसंद करते हैं। और टेम्परामेंटल नहीं होते, उनका तुरंत तुरंत मनमौजी टाइप वो नहीं होते कि कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो रैदर अभी क्या बात करी थी कि ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो चीजें क्लास में उनके लिए चैलेंजिंग नहीं है तो उनको मजा नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल हमें क्या कहता है, ही इंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, जैसे कि फ्लैपिंग, लाइंग और रॉकिंग एक्टिविटीज, तो ये क्या है, ये किस तरीके की चीज है? एक डिसिप्लिन रूटीन है, सक्सेसफुल पेरेंटिंग है, या फिर एक सोर्स है जो सोर्स रिच इन्वायरमेंट का है? हाथ फड़फड़ाना, हिलाना डुलाना आदि व्यवहार में संलग्न बच्चा, दिस इज व्हाट समथिंग इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दोनों तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकते हैं। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि बच्चा किस तरीके से ये कर रहा है, हो सकता है कि उसको आदत हो हिलते डुलते रहने की, या फिर धीरे धीरे उसने सीख लिया हो। तो ये दोनों तरीके की चीजों का इंटरप्ले हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
ठीक है जी, अगला सवाल है क्या हमारे सामने कि चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड नीड्स अ क्लासरूम एनवायरनमेंट जहाँ पे उनको गुड बिहेवियर मिले या फिर उनके वैल्यूज को लिंग्विस्टिक नॉलेज को वैल्यू किया जाए, डिस्करेज किया जाए या फिर उनको कैटेगराइज किया जाए। तो कैटेगराइज और डिस्करेज तो ऐसे ही गायब हो गया, ठीक है। टीचेस देम गुड बिहेवियर, उनको कि सभ्यता सिखाई जाए, अच्छा व्यवहार सिखाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर उनके वैल्यूज को और उनके कल्चर को, उनके नॉलेज को यूज करके पूरी क्लास को समझाया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी कि उनके वैल्यूज और कल्चर को समझ करके उसके अकॉर्डिंग समझाया जाए। सो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑल राइट, दिस वॉज इट फॉर इंक्लूजन। और भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। अंटिल देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स फॉर बीएड एंट्रेंस, सीटेट, एस्टेट एंड केवीएस, एनवीएस, सीयूईटी एंड more other examinations related to teaching jobs. God bless you.